नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और जो सवाल आप मुझसे पूछते हैं, उनका जवाब मैं नहीं दे पा रहा था और वजह थी कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, कुछ टेक्निकल एरर, जिसकी वजह से यूट्यूब पर स्टोरीज़ जो है वो टाइमली अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। तो आज मेरी कोशिश होगी कि इस पेशकश के बाद, इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी के बाद, मैं आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा और कुछ लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगा। तो मुझे लगा कि आप लोगों को पहले ही जानकारी दे दूं, सूचित कर दूं। अब आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना है 2022 की और उस वक्त की, जब ट्रैवल करने के लिए कोविड के बाद या कोविड के दौरान लोगों को अपने साथ सर्टिफिकेट, कोविड फ्री होने का सर्टिफिकेट लेकर गुजरना पड़ रहा था, जाना पड़ रहा था। और तारीख है 23 जनवरी की, 23 ऑफ जनवरी 2022। एक डॉक्टर हैं जो मुंबई में रहती हैं, जिनका नाम है डॉक्टर गायत्री जायसवाल। इनका एक क्लिनिक है भायंदर इलाके में। तो भायंदर इलाके में जब ये अपनी क्लिनिक में 23 जनवरी को बैठी हुई थी, तो इनके पास एक मरीज़ आया, एक पेशेंट आया, जिसको कोई बीमारी तो नहीं थी। पेशेंट मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास वो आया था, वो बीमार ऑल्दो नहीं था, लेकिन उसने आकर डॉक्टर गायत्री जायसवाल से मुलाकात की और उनसे ये कहा कि मैम, मैं दुबई ट्रैवल करना चाहता हूँ, दुबई जाना चाहता हूँ और मुझे अपना कोविड टेस्ट करवाना है और उसकी मुझे रिपोर्ट भी चाहिए। तो उसके क्या नियम कानून हैं, मुझे क्या फॉलो करना होगा, प्लीज़ बताइए। तो डॉक्टर गायत्री ने उनको ब्रीफ़ किया, उनको बताया कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने होंगे और उस टेस्ट में आखिर होता क्या है, आरटी-पीसीआर के बारे में और दूसरे टेस्ट्स के बारे में डॉक्टर जायसवाल ने उसे बताया, उस मरीज़ को, उस पेशेंट को जानकारी दी। चूँकि वो आदमी जो है अपने साथ कोई डॉक्यूमेंट या आधार कार्ड जैसी चीज़ लेकर नहीं आया था, तो डॉक्टर जायसवाल ने उससे ये कहा कि ठीक है, अगली बार तुम जब भी आना तो अपने साथ अपना आधार कार्ड कम से कम लेकर आना, जिससे अगर हम कोई रिपोर्ट बनाएं तो तुम्हारे आधार कार्ड का रेफरेंस जो है उसमें डाला जा सके। तो वो जो आदमी था, उसने पॉजिटिव नोट में नॉड किया, हाँ कहा और वहाँ से वो निकल गया। डॉक्टर गायत्री जायसवाल से जो आखिरी बातचीत हुई उसके मुताबिक उसको एक दिन बाद, यानी 24 जनवरी को फिर से वहाँ पर आना था, उसके क्लिनिक में आना था। इसके बाद डॉक्टर बाकी मरीज़ों को अटेंड करती रही और तकरीबन पूरा दिन गुजर गया। शाम का वक्त था, सारे मरीज़ वहाँ से जा चुके थे और डॉक्टर गायत्री जायसवाल अपना क्लिनिक जो है कुछ ही देर में बंद करने वाली थी। काफ़ी वक्त गुजर गया और जब डॉक्टर जायसवाल ने अपना क्लिनिक शट करने के लिए वहाँ के जो हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी के स्टाफ हैं उनको जब इन्फॉर्म नहीं किया, तो एक क्यूरियस हाउसकीपिंग स्टाफ जो ये जानना चाहता था कि डॉक्टर को इतनी देर क्यों हो रही है, वो उनके केबिन में, उनके चैम्बर के अंदर गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, वो ये देख कर ठिठक गया कि वहाँ गायत्री जायसवाल जो है वो फर्श पर पड़ी हुई हैं और उनके सिर से खून निकल रहा है। उनके सिर में गंभीर चोट आई है और उनकी हालत बहुत बुरी है। ये देखकर वो जो हाउस कीपिंग का स्टाफ था वो घबरा गया। उसने शोर मचाया, आसपास के लोगों को बुलाया और डॉक्टर गायत्री जायसवाल को किसी तरह से उठाकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी जो हालत थी उसे देखकर लोग घबरा गए, क्योंकि उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से एक नहीं बल्कि कई बार वार किया गया था। डॉक्टरों ने जब हॉस्पिटल में डॉक्टर गायत्री जायसवाल को अटेंड किया तो उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज दिया गया और साथ ही जो चोट विजिबल थे, उनको जो डॉक्टरों ने काउंट किया, तकरीबन 8 से 9 चोट थे और ये चोट हथौड़े जैसी किसी भारी चीज़ के लग रहे थे। यानी कोई एक ऐसा अटैकर था जिसने डॉक्टर गायत्री के सिर पर हथौड़े से कोई 1 या 2 बार नहीं बल्कि 8 या 9 बार हिट किया था, उन्हें मारा था। और इसके बाद जो भी वो अटैकर था वो वहाँ से गायब हो चुका था और हाउसकीपिंग स्टाफ ने डॉक्टर गायत्री को देखा और हॉस्पिटल पहुँचाया गया। इस बीच पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, मगर दिक्कत ये थी कि कई दिनों तक डॉक्टर गायत्री जो है बातचीत करने की हालत में ही नहीं थी और कुछ दिनों के इलाज के बाद जब वो थोड़ी ठीक हुई तो पुलिस ने उनसे बातचीत की और जब बातचीत की तो पता चला कि एक मरीज़ जो कोविड टेस्ट्स के बारे में पूछताछ करने उनके पास आया था और अगले दिन आधार कार्ड लेकर आने की बात कहकर
वह वहाँ से उनकी क्लिनिक से चला गया था, उसी मरीज ने उसी दिन बाद में तब आकर उन पर हमला किया था जब वो अपने क्लिनिक में अकेली बैठी हुई थी। और हमला करने के बाद वो जो अटैकर था वो अपने साथ उनका मोबाइल फ़ोन, उनकी गोल्ड चेन, कैश, कार्ड, ये सारी चीज़ें लूट कर ले गया, जिनकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए की होगी। उस वक्त तो डॉक्टर गायत्री को होश भी नहीं था, लेकिन बाद में क्लिनिक में जो हाउसकीपिंग के स्टाफ हैं और बाकी लोग हैं, पुलिस जब मौके पर पहुंची, इन सारे लोगों से बातचीत करने के बाद और डॉक्टर गायत्री ने जब खुद अपने आप को थोड़ा संभाला तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ें उनकी गायब हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि जो भी अटैकर था वो इन चीज़ों को लूटपाट करने के लिए ही उनकी क्लिनिक में आया था। उसने पहले सर्टिफिकेट, कोविड फ्री होने का सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर पहले रेकी की और फिर उसी दिन आकर उन पर हमला किया हथौड़े से। तो ये कहानी अब तक सामने आ गई और पुलिस को अब इस मामले की छानबीन करनी थी और उस अटैकर को ढूंढना था जिसने डॉक्टर के सिर पर हथौड़े से एक के बाद एक कई वार किए थे। मगर दिक्कत ये थी कि डॉक्टर गायत्री के क्लिनिक में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब इस सीसीटीवी कैमरा के नहीं होने की वजह से पुलिस जो है इस मामले में बिल्कुल क्लूलेस थी, क्योंकि डॉक्टर गायत्री भी इस हालत में नहीं थी कि उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी दे पाती। मैक्सिमम उन्होंने उसका हुलिया बताया, जिस तरह से वो दिखता था और वो कब आया, कितने बजे गया, हमला कब हुआ, ये सारे टाइमिंग्स जो है वो डॉक्टर गायत्री ने पुलिस को बताया, पुलिस को जानकारी दी। इस बीच पुलिस पता करती रही, सीसीटीवी कैमरा तो क्लिनिक में था नहीं, लेकिन आसपास का जो एरिया है, अब पुलिस ने वहाँ पता करने की कोशिश की कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरों में देखें कि क्या इस एज ग्रुप का या ऐसे हुलिये का कोई संदिग्ध आदमी कहीं किसी कैमरे में कैद हुआ है या नहीं। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे दूसरे गलियों के और रास्तों के छान मारे तो उसमें कई लोग दिखे, लेकिन जो टाइम फ्रेम डॉक्टर गायत्री बता रही थी उस टाइम फ्रेम के आसपास जब पुलिस ने सर्च किया तो एक सस्पेक्ट पुलिस को नज़र आया। इस सस्पेक्ट का हुलिया डॉक्टर गायत्री ने उस आदमी के बारे में जैसा बताया था उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता था, लेकिन चूंकि सीसीटीवी कैमरा जो है पूरी तरह फोकस्ड नहीं था और सीसीटीवी कैमरे से थोड़ी दूर पर यह आदमी गुजरता हुआ दिख रहा था, तो उसका चेहरा और उसके फीचर्स वो क्लियरली विजिबल नहीं थे, नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसे में पुलिस को उसके डील डॉल और बॉडी लैंग्वेज की खबर तो मिल रही थी, उसके बारे में पुलिस आइडिया लगा पा रही थी, लेकिन यह आदमी कौन है पुलिस उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पा रही थी। और ये सब करते करते कई दिनों का वक्त गुजर गया, तकरीबन 15 से 20 दिनों का वक्त गुजर गया, क्योंकि पहले तो डॉक्टर गायत्री को ठीक होने में ही तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लग गया और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करना, लोगों से पूछताछ करना, वक्त गुजरता जा रहा था। पुलिस अब इस सोच में थी कि पता नहीं वो आदमी कौन है, कैसे उसे ढूंढेंगे, क्योंकि चेहरा तक कैद नहीं हुआ है, नाम तक नहीं पता है। ये सारी चिंताएं पुलिस के दिमाग में थी, लेकिन पुलिस लगातार जो है वो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस ने जो इस अटैकर की मोडस ऑपरेंडी है उस पर गौर किया और पुलिस ने ये देखा कि इस अटैकर ने चाकू, गोली या गला घोंटने की कोशिश करना, इस तरह से हमला करके किसी को काबू करने की कोशिश नहीं की, डॉक्टर गायत्री को काबू करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन पर रैंडमली हथौड़े से वार किया। और हथौड़े से वार करना एक यूनिक मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि आमतौर पर लूटपाट करने वाले बदमाश जो हैं गोली बंदूक या चाकू वगैरह के साथ ही आते हैं, हथौड़ा लेकर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन इसने हथौड़े से वार किया था। तो पुलिस ने जब इस चीज़ को देखा, रियलाइज़ किया, तो पुलिस ने सोचा कि क्यों ना हम अपने पुराने जो क्रिमिनल के ट्रैक रिकॉर्ड हैं, जो डेटा उनके पास अवेलेबल होता है, उसको एक्सप्लोर करें और देखें कि क्या इस तरह से हथौड़े से वार करके पहले भी इस इलाके में कोई लूटपाट हुई है। पुलिस ने अब अपना जो डेटा बैंक है उसको देखना शुरू किया और इसी कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। सिर्फ 1 साल पहले यानी 2021 में मीरा रोड इलाके में एक ऐसी ही घटना हुई थी। उस घटना में भी एक बुजुर्ग आदमी पर किसी एक अटैकर ने हमला किया था और वो हमला हथौड़े से किया गया था और बुजुर्ग को बुरी तरह से घायल करने के बाद उनके पास जो भी रुपए पैसे थे वो सब लूटपाट करके वो हमलावर फरार हो गया था। पुलिस को जब ये पता चला, ये जानकारी मिली, तो पुलिस के पास चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद था तो पुलिस को उस आदमी का नाम भी पता चला। उस आदमी का नाम था राशिद खान। जाहिर है पुलिस ने उसे मीरा रोड पर वो जो हमला हुआ था उस कनेक्शन में गिरफ्तार तो किया था और अब पुलिस ने यह भी पता लगाया कि क्या राशिद खान इस वक्त है कहाँ। तो जानकारी मिली कि राशिद खान इस वक्त ज़मानत पर है। अब पुलिस को ये शक होने लगा कि हो ना हो कहीं ये आदमी जो है वो
जो डॉक्टर जायसवाल पर अटैक हुआ है उस मामले में शामिल तो नहीं है। पुलिस को राशिद खान का नाम पता चल चुका था, पुलिस के बही खातों में उसकी तस्वीर थी, वो पुलिस के पास था। अब पुलिस ने इन सारी चीज़ों को सीसीटीवी कैमरे में जो बंदा नज़र आ रहा था, उसकी जो धुंधली सी तस्वीर नज़र आ रही थी, उससे मिलाने की कोशिश की। और जब पुलिस ने मिलाया तो पुलिस काफ़ी हद तक इस कंक्लूजन में पहुंची कि हाँ, ये वही आदमी है जो सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ रहा है। ऊपर से उसकी तस्वीर जो पुलिस के पास थी, उस तस्वीर को पुलिस ने डॉक्टर गायत्री जायसवाल को भी दिखाया, और चूंकि डॉक्टर गायत्री जायसवाल विक्टिम थी, उन्होंने खुद जो है कोविड फ्री होने का टेस्ट देने के लिए या एग्जामिन करने के लिए उससे बातचीत की थी, तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि हाँ, यही आदमी है। अब पुलिस के पास बड़ी चुनौती ये थी कि इस आदमी तक पहुंचा कैसे जाए, ये आदमी अभी कहाँ होगा। तो पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेने का फैसला किया और उसको ट्रेस करने की कोशिश पुलिस ने शुरू कर दी। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस को ये पता चला कि वो आदमी जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है और इस वक्त गोरखपुर में ही है। उसकी लोकेशन जो है वो गोरखपुर में शो हो रही थी। तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर चुका था। पुलिस अब बड़ी खामोशी से उसका पीछा करते हुए उसके उस ठिकाने पर ज़ीरोड इन करती हुई पहुंची जहां पर गोरखपुर में वो छिपा हुआ था। मगर दुर्भाग्य देखिए पुलिस का कि जब तक पुलिस वहां पहुंची वो वहां से भाग चुका था। अब पुलिस ने फिर से उसको ट्रैक करना शुरू किया। बीच में उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ भी हो गया था। इस बार जब पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि वो गोरखपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। अब पुलिस की एक टीम जो है पश्चिम बंगाल में उसके उस लोकेशन का पीछा करते हुए पहुंची जहां पर वो लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस ने आखिरकार उसे 1 महीने बाद, बल्कि पूरा 1 महीना तो नहीं, कुछ दिनों के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 4 फरवरी को वो गिरफ्तार हुआ और पश्चिम बंगाल से ही उसे गिरफ्तार किया गया। उसका नाम राशिद खान था। राशिद खान से जब पूछताछ हुई तो शुरू में उसने हिला हवाली की, लेकिन बाद में उसने मान लिया कि हाँ, उसी ने डॉक्टर गायत्री जायसवाल पर हमला किया था और कोविड फ्री का टेस्ट लेने के नाम पर उसने क्लिनिक में जाकर पहले उनकी रेकी की थी। ये जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने फिर उससे सख्ती की, क्योंकि जो अटैक में हथियार का इस्तेमाल हुआ था, वेपन का इस्तेमाल हुआ था, पुलिस को वो उससे बरामद करना था। तो पुलिस ने उससे पूछताछ की और पता चला कि उसने हथौड़ा एक ख़ास जगह पर छुपा रखा है। वो हथौड़ा जिससे उसने डॉक्टर गायत्री जायसवाल के सिर पर हमला किया था, और इस हथौड़े को पुलिस ने उसके पास से बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि जो जेवर तुमने डॉक्टर गायत्री जायसवाल के लूटे थे वो तुमने कहाँ बेचे। तो जब पुलिस ने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो एक सुनार के बारे में, एक गोल्डस्मिथ के बारे में पुलिस को खबर मिली और इस तक पुलिस पहुंची जिसने राशिद खान से वो ज्वेलरी खरीदने की बात कबूल की। इस तरह से पुलिस ने कुछ एविडेंसेस भी इकट्ठा किए और उस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने डॉक्टर गायत्री जायसवाल पर जानलेवा हमला किया था और लूटपाट करके भाग गया था। अब ये मामला कोर्ट में पहुंचा और चूंकि ये एक ऐसा आदमी था जो अपने लिए मुंबई में कोई लॉयर जो है वो हायर भी नहीं कर सकता था, तो ऐसे में जो फ्री लीगल एड कमेटी होती है उसकी तरफ से एडवोकेट, उसकी तरफ से लॉयर इस आदमी को दिया गया, राशिद खान को। असल में हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें हर आदमी को अपनी बात रखने और अपने आप को डिफेंड करने का अपॉर्चुनिटी है, और उसी अपॉर्चुनिटी के तहत एक सिस्टम ये भी है कि जो आदमी खुद अपने लिए कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकता उसे सरकार की ओर से एक वकील दिया जाता है जो उस आदमी के हक में, उस आदमी की तरफ से अपनी बात कोर्ट में रखे। तो पुलिस ने तकरीबन 14 गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए। वो हथौड़ा एविडेंस के तौर पर पेश किया। उस ज्वेलर को भी कोर्ट में पेश किया गया जिसने राशिद खान से डॉक्टर भारती की लूटी गई ज्वेलरी खरीदी थी। और इस तरह से पुलिस ने एक कंक्रीट रॉक सॉलिड केस इस मामले में कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन जो बचाव पक्ष के वकील थे, यानी जो फ्री लीगल एड कमेटी वाले जो एडवोकेट थे जो राशिद खान को डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हथौड़ा जो है उस घटना में ही इस्तेमाल हुआ था। ये हथौड़ा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आपने हमारे क्लाइंट के पास से रिकवर ज़रूर किया है, लेकिन अब बहुत वक्त गुजर चुका है, उस हथौड़े पर कोई ऐसा फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है। हो सकता है कि आपने हथौड़ा खुद ही प्लांट कर दिया हो। तो पुलिस की जो थ्योरी है उस पर सवाल वकील साहब ने उठाया। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा कि ये जो सुनार है ये भले गवाही दे रहा हो, लेकिन इसी ने सोना खरीदा है इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। तो सोना खरीदने वाले मसले पर और सुनार के गवाही देने वाले मसले पर भी एक सवालिया निशान खड़ा किया जो आरोपी है उसके वकील ने।
लेकिन कोर्ट ने पूरे गवाहों और तमाम बयानों को गौर करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि ये जो आदमी है, ये आदमी जब क्लिनिक में पहुंचा था तब खुद इस आदमी को विक्टिम डॉक्टर गायत्री ने देखा था, और इसके अलावा क्लिनिक में मौजूद जो दूसरे लोग हैं और वहाँ क्लिनिक में ही इत्तेफाक से उस वक्त मौजूद कुछ मरीज़ जब ये रेकी करने आया था उन्होंने भी इस आदमी को देखा था, तो सबने उसको पहचान लिया, तो उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो गई। और ये बात भी इस्टेब्लिश हो गया कि इसी ने लूटपाट के इरादे से डॉक्टर गायत्री पर हमला किया था। अब ये बियॉन्ड डाउट हो गया कि हथौड़ा जो है वो इम्प्लांट किया गया होगा, और ज्वेलर ने जो सामान खरीदा या नहीं खरीदा उसका कोई एविडेंस है नहीं है, ये भी जो है वो शक से परे हो गया, क्योंकि ये बात तो एविडेंट है ना, ये बात तो प्रूव हो गया कि वो राशिद खान जो है उसी ने घुसकर डॉक्टर गायत्री पर हमला किया था और लूट कर ज्वेलरी लेकर गया था। अब जब ज्वेलर खुद कबूल कर रहा है कि हमने खरीदा है, तो फिर जब आगे का सीक्वेंस जेन्युइन है तो लास्ट का सीक्वेंस जो है वो सब्सटैंशिएट करने वाला ही होता है। अगर वो मान लीजिए एक बार के लिए ये मान भी लेते हैं कि ये वो ज्वेलर नहीं है, तो भी क्राइम स्टैब्लिश हो चुका था। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी माना और पिछले साल यानी 2025 को 31 अक्टूबर के दिन इस आदमी को उसके जुर्म के एवज में 7 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। तो ये थी पूरी कहानी और ये था पुलिस का पूरा इन्वेस्टिगेशन। इस पर आपकी सोच क्या है, आपका नज़रिया क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक स्टोरी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आगरा में मिस्टेकन आइडेंटिटी का एक मामला सामने आया था, जिसमें कातिल जो है एक शख्स की हत्या करना चाहते थे और गलती से उन्होंने किसी दूसरे शख्स को मार दिया था। तो बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही शॉकिंग वो कहानी थी और उस कहानी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अनिल शाक्य ने कमेंट किया है फरीदाबाद हरियाणा से, वो हमेशा कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आर्ची का कमेंट है इंपॉर्टेंट लेसन्स फॉर एक्स बॉयफ्रेंड्स एंड एक्स गर्लफ्रेंड्स, इन्होंने ये लिखा है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे अपराध जो हैं वो जब ब्रेकअप होता है तो नफ़रत में तब्दील हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो अपराध की घटनाएं होती हैं। तो इसीलिए आर्ची ने ये लिखा है कि अगर कोई ब्रेकअप हो तो ब्रेकअप अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद कॉशस रहना, सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहम्मद खान ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि सर मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ और बहुत गौर से सुनता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं ज़िंदगी में एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ प्लीज़। तो मोहम्मद खान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप मिलना चाहते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, आप आइए। नोएडा में हमारा दफ्तर है क्राइम तक का, बेसिकली फिल्म सिटी जो है नोएडा में सेक्टर 16A में, वहीं आज तक का ऑफिस है और आज तक के ऑफिस में ही इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स में ही क्राइम तक का भी दफ्तर है। तो जब भी आप आएँ पहले मेल कर लें crimetक@aajtak.com पर या supratim.banerjee@aajtak.com पर। जब आप मुझे मेल करेंगे या क्राइम तक को जब आप मेल करेंगे मैं आपको रिवर्ट करूंगा और फिर हम लोग नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, बात कर लेंगे। उसके बाद जब आप आएँ तो मैं आपकी स्वागत के लिए यहाँ तैयार मिलूँगा। यूनिक बॉय साहिल के नाम से एक आईडी है, इन्होंने दृश्यम 3 लिखा है उस स्टोरी पर। जगदीश चांडीगढ़ जी रेगुलर कमेंट करते हैं, आज भी उन्होंने कमेंट किया है, हौसला अफजाई की है। और होमी राय ने कमेंट किया है और उस नौजवान के लिए अपनी संवेदना जाहिर की है जो गलती से जिसका कत्ल हो गया, जिसकी हत्या होनी नहीं थी और जिसका कोई कसूर नहीं था। संदीप रोज़ ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि यूपी उन्नाव से ये संदीप हैं और इन्होंने मुझे और हमारे जो कैमरा पर्सन है विनोद शिकारपुरी जी को, उनको शुभकामनाएं दी हैं। थैंक यू वेरी मच सर जी, कभी मेरा भी नाम ले लिया कीजिए। बाय द वे आई एम एडिक्टेड टू योर वॉइस। ये गुरु अंकित के नाम से एक आईडी है। देखिए गुरु अंकित जी, क्या इत्तेफाक है, आज आपने मतलब कहा कि कभी मेरा भी नाम ले लीजिए, तो आज मैंने नाम ले लिया, इत्तेफाक से वो मेरी आंखों के सामने है। गुरदीप सिंह संधू ने भी कमेंट किया है, राम राम जी सर, इन्होंने कहा है मेरी ओर से भी आपको राम राम। किशन सिंह उन्होंने कहा है कि कानून है तो इतने अपराधी हैं, यदि कानून नहीं होता तो शायद कोई जीवित ही ना होता। भले ही पुलिस भ्रष्टाचार करती हो मगर हम लोग उन्हीं की वजह से जीवित हैं। किशन सिंह जी आपने बहुत सही बात कही, मतलब ऐसा नहीं कि हम पुलिस की वजह से ही जीवित हैं, लेकिन ये बात सही है कि अगर पुलिस और कायदे कानून नहीं होता तो शायद समाज की दशा दिशा कुछ और होती। नहीं, लेकिन फिर एक और भी बात है जो सोचने वाली है कृष्ण जी, वो ये कि ऐसे में अगर अपराधी आम लोगों को मारते और उनका बहुत आसानी से शिकार करते, कानून का कोई डर नहीं होता, तो ये भी सही है कि अगर पुलिस और कानून नहीं होता तो हमारे और आपके जैसे लोग भी फिर कबीलाई सोच वाले होते, जहाँ पर भी अपराधी मिलता उसे बुरी तरह हम लोग भी मारते।
तो देखा जाए तो समाज में एक अराजक स्थिति पैदा हो जाती। ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीफ लोग ही मारे जाते, शरीफों का शिकार अपराधी करते, और जब भी अपराधी पकड़ा जाता तो फिर उसको इंस्टेंट जो है उसके किए की सज़ा मिलती। ये मतलब मेरा विजुअलाइजेशन है। सुमित महंतो दास ने कमेंट किया है, मुकेश पर भी ब्लैकमेलिंग का केस चलना चाहिए, इन्होंने कहा है। सुमिता जी हैं, सॉरी, महतो दास, ओके। तो बिल्कुल सुमिता जी, आपने बिल्कुल सही कही है। अगर कोई लड़का, कोई शख्स किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, खासकर किसी लड़की को उसके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या किसी चीज़ के हवाले से, तो वो आदमी बहुत बड़ा कल्प्रिट है, उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और केस दर्ज होना चाहिए। पीसी ट्रिप के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कुछ लव वाले इमोजीज भेजे हैं। रोहित सिंह, आप इन्होंने कहा आपकी गलती कभी नहीं होती, ये बात हम जानते हैं, सभी गलती हमारी है। गुड इवनिंग सर। आपने जो सरकाज़म किया है ना, जो व्यंग के बाण चलाए हैं वो मुझे अच्छे लगे। बेसिकली मैं हर बार आकर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना कि मैं इस वजह से देर हो गया, या आज इस वजह से आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए स्टोरी अपलोड नहीं हो पाई। तो उसको जो है रोहित जी ने उस पर मुझ पर हमला किया है और ये कहा है कि मेरी गलती कभी नहीं होती, ये आप लोग जानते हैं। तो खैर ये व्यंग है और मैं इसको बहुत लाइटली लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है। और एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम अगर सामने मुझे अब ये अपीयर होगा तो बताऊंगा। उन्होंने ये लिखा है कि जब देखिए लोगों के पर्सपेक्टिव कैसे होते हैं। एक हमारे दूसरे दर्शक हैं, उन्होंने ये लिखा है कि हर बार जब आप आते हैं और देर हो जाती है या एक दिन स्किप हो जाता है, गैप हो जाता है, या आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो आप आकर एक्सप्लेन करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ये आपके कमिटमेंट को टुवर्ड्स योर व्यूअर्स शो करता है कि आप कितने सीरियस और सिंसियर हैं। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं आता हूँ इरेगुलर होने की वजह बताता हूँ, तो उसको उन्होंने अलग तरीके से अप्रिशिएट किया है, तो मैं उसको भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, पीके चंद्रा का कमेंट है, महेंद्रा रोडे साहब ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और भास्कर अरगड़े हैं, और लगता है आप गलत लाइन में आ गए हैं सर, ऐसा अंशुल ने लिखा है। राघवेंद्र तिवारी जी, अंशुल मैं आपसे और जानना सुनना चाहूँगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत लाइन में आ गया हूँ। जगदीश जी का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। नमन श्योरान का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि सर ऐसे तो बहुत सारे केस हैं जिसमें भूलवश गलत आदमी का कत्ल हुआ है। देखिए अब भारत में 120 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, कत्ल की सैकड़ों घटनाएं हर रोज़ होती हैं, तो ऐसे में केस बहुत सारे तो होंगे, लेकिन फिर भी जितनी घटनाएं होती हैं उसमें वो परसेंटेज कम ही होगा मिस्टेकन आइडेंटिटी का। अपराध करने वालों का कोई धर्म या मज़हब नहीं होता, या तो मानसिकता होती है कि उन्हें अपराध करना ही है, ऐसा आलोक कह रहे हैं। K2 ब्रोज गेमिंग के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है। रेखा भभोर ने थैंक्स कहा है। कल्पना त्यागी का भी कमेंट है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमें देखते हैं। नव्या और मूवी मास्टर के नाम से एक आईडी है। और उर्मिला जी ने ये लिखा है कि XY क्यों लिखा ये बताओ। XY इसलिए लिखा कि थंबनेल में अगर पूरा नाम लिखते तो जाहिर सी बात है आप उस किरदार, उस आदमी से पहले से तो वाकिफ़ नहीं हैं। तो जब वाकिफ़ नहीं हैं तो ये समझने के लिए कि कत्ल किसी और का करना था, किसी और का हो गया, तो उदाहरण देने के लिए अक्सर XY या XZ इसी तरह के अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने XY लिखा था। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। सरफराज का भी कमेंट मुझे दिख रहा है, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को, बहुत शुक्रिया मेरी ओर से। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नई कहानी, किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।